हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए दृष्टि की टेस्ट लग रही है और इसके पहले हम मल्टीपल्स आपकी टेस्ट को भी ऑलरेडी लग रही है इस चैनल पर। मेक आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, ध्येय हो गया, तो बहुत सारी क्वेश्चनों की लग रही है। लेकिन आज हम दृष्टि आईएएस की लगा रहे हैं और 5वें नंबर का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इकोनॉमी के साथ साथ हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं। आज के टेस्ट सीरीज में हमारे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इसी टेस्ट सीरीज से जो इन्वॉल्वमेंट पर्यावरण के 50 क्वेश्चन थे जो कि हम प्रीवियस आपकी वीडियो में लगा चुके थे। तो शुरुआत करेंगे आज के हम कितने नंबर से, 51 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही रहने वाला है। 193 देशों में भारत का स्थान जो है 130 है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2022 में भारत का स्थान 133 पर था। अब 2025 की बात की है तो भारत जो है 130वें स्थान पर जो है मानव विकास सूचकांक में, रैंकिंग में हुआ है सुधार। थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्या ये सही है? नहीं, इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है। तो फिर कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा आपका जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को। भारत का स्थान 130वां है। केवल ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में उदाहरण नहीं है? तो द्वितीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का कौन सा यहाँ पर जो है उदाहरण नहीं है, बात कर रहा है। तो भंडारण उदाहरण नहीं आता है। चीनी एवं गुड़, हाँ, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तेल रिफाइनरी भी द्वितीयक क्षेत्र में आता है। प्लास्टिक भी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर पूछा है कि अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा नहीं है शामिल, तो भंडारण शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे केवल पहला वाला सही नहीं है, बाकी आपके दूसरा, तीसरा और चौथा जो है आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो संचालन है वो 191 सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। 191 जो मेंबर हैं उनके द्वारा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन होता है, ऑपरेशन किया जाता है 191 IMF का। इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों के द्वारा की गई है। तो बात ये भी सही है कि 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रिटन वुड्स में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। वहां पर 44 देशों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की रूपरेखा तैयार की और इस रूपरेखा को ही बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है? तो मिनी रत्न का इसमें उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है मिनी रत्न का उदाहरण? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर हम कहेंगे BCD आपके मिनी रत्न के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात किया, ये आपका कैसा है? ये आपका नवरत्न है। क्या है आपका? ये आपका मिनी रत्न नहीं है, ये आपकी नवरत्न श्रेणी में आता है। जबकि बात की जाए आपका इंडियन, यहाँ पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन और भारत संचार लिमिटेड, ये आपके मिनी रत्न में आती है। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका किस में आता है? ये आपका नवरत्न में श्रेणी में जो है आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करें, हिंद विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1952 में की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1952 में की गई थी। क्या? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में की गई थी, ना कि 1952 में की गई थी। तो पहला वाला गलत हो गया। टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जो है उसकी स्थापना 1948 में 23 संस्थापक सदस्य देशों ने एक साथ मिलकर की थी। तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की बात की जाए 1995 में की गई थी। सुभद्रा योजना कैसी है? सुभद्रा योजना है जो एक महिला केंद्रित कार्यक्रम है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? सुभद्रा योजना की बात की जाए कि महिला केंद्रित कार्यक्रम है, यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए? उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो 21 से जो 60 वर्ष की
आयु के क्या होता है 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं होती हैं उनको लाभ पहुंचाना होता है। तो महिलाओं को इस योजना के सुभद्रा योजना के तहत जो है लाभ दिया जाता है। अब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी के भी हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मिक्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ करंट अफेयर्स के एक साथ आ जाए, कुछ फिर आपके इकोनॉमी के आ जाए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बराबर लगाते चलना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण वित्त से संबंधित जो जितनी भी एजेंसियां होती हैं उनके समन्वय को शीर्ष संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था नाबार्ड को आपका 1982 में। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। कहां पर है? मुंबई में स्थित है। भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है? भारत में गरीबी रेखा अनुमान परिवारों की आय स्तर पर आधारित होता है। परिवार स्तर पर आधारित होता है क्या? हम कहेंगे नहीं। गरीबी रेखा का निर्धारण आय स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग के स्तर पर। किस पर? खर्च इंसान कितना करता है, उपभोग व्यय के स्तर पर जो है आपका अनुमान किया जाता है, ना कि परिवार के आय के स्तर पर। लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, खर्च कितना कर रहे हैं इसके आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान निकाला जाता है। दूसरा है गरीबी को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। हम कहेंगे हाँ ये दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो केवल दूसरा सही रहेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ विवरण है, कौन सी योजना किस यहाँ पर विवरण से गलत है? तो अन्नपूर्णा योजना की बात की जाए, लिखा है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाना। भाई अन्नपूर्णा योजना में क्या है? 10 किलोग्राम तक निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना। क्या है? 10 किलोग्राम तक जो है खाद्यान्न को निःशुल्क रूप से प्रदान करना। किस रूप से? निःशुल्क रूप से प्रदान करना है आपका अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। इंदिरा आवास योजना गरीबी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाना, बिल्कुल करेक्ट है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सब्सिडी एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। तो हम कहेंगे BCD सही है, ए वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है। अन्नपूर्णा योजना 1999 से 2000 में बीच में शुरू की गई थी। 10 किलोग्राम तक यहाँ पर खाद्यान्न जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से संबंधित कथनों पर विचार करें, और इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करें। खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार प्रसारण में स्वचालित मार्ग के तहत FDI की अनुमति है। कैसी है? स्वचालित, ऑटोमेटिक रूट के तहत कहा जा रहा है कि FDI की अनुमति होती है। क्या ये सही है? नहीं भाई, अनुमति नहीं होती है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है वर्तमान में भारत में FDI का विनिमय जो है FDI नीति 2020 और फेमा ऋण साधन नियम 2019 के तहत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जो FDI का वर्तमान में रेगुलेशन है FDI नीति 2020 और फेमा नियम 2019 के अंतर्गत किया जाता है। तो FDI के बारे में केवल बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला, जबकि पहला वाला जो है आपका ऑप्शन गलत है। स्वचालित मार्ग की बात किया है तो सरकार पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशक को निवेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है। उदाहरण के लिए कृषि पशुपालन के क्षेत्र में, वायु परिवहन के क्षेत्र में, ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और यहाँ पर किस बात की गई थी? यहाँ पर की गई थी खुदरा व्यापार के लिए खाद्य उत्पादों में, तो इसीलिए गलत था, स्वचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समिति और वर्ष है, इनको मिलाना है, कौन सी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जैसे हम बात करें यहाँ पर समिति में अलग समिति, कौन सी है? अलग समिति की स्थापना कब की गई है? तो हम अलग समिति की जैसे ही ऑप्शन आ जाए तो आपको टिक लगा देना है। अलग समिति जो है आपकी कब संबंधित है? तो 1979 से संबंधित है। लक्कड़वाला समिति की बात की जाए तो 1993 से संबंधित है। तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो 2009 से संबंधित है। और रंगराजन समिति की बात करें 2012 से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा, चौथे का, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे सकल संवर्धन
सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिट, कैसे क्या तात्पर्य होता है? सकल मूल्य संवर्धन या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिट से बात कर रहा है, क्या तात्पर्य होता है? तो हम बोलेंगे सब्सिडी जोड़कर और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर समायोजित करके सकल घरेलू उत्पाद को निकाला जाता है, उसे हम सकल मूल्य आपका वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडिट कहते हैं। सब्सिडी जोड़ दी जाती है इसमें, और क्या किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उनको इसको हटा दिया जाता है, और दोनों को जब समायोजन करोगे तो आप देख पाओगे सकल घरेलू उत्पाद जो है सामने से निकल कर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुद्ध शुल्क टैरिफ बैरियर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्रशुल्क रोध जो है टैरिफ बैरियर सर्वोत्तम रूप से किसे परिभाषित करता है? हम कहेंगे कर लगाकर आयात पर को प्रतिबंध लगाना। क्या है जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आयात पर कर लगाते हैं। किस पर? आयात पर कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आयात पर जो कर लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि भाई जब दूसरे देश से हम माल को इंपोर्ट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत में जो निर्मित हो रहा है स्वदेशी रूप से, या किसी भी देश में स्वदेशी रूप से बन रहा है, उस पर क्या होता है, वो मतलब बिकता कम है, कहीं ना कहीं उसको हतोत्साहित होता है। इसलिए कर लगाकर आयात पर प्रतिबंध लगाने को हम टैरिफ बैरियर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अभी हाल ही में टैरिफ लगाया है ना यूएसए ने, तो फिर भारत ने भी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, तो इसीलिए टैरिफ जो है इसीलिए लगाए जाते हैं, जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है एक तरीके से। बेरोजगारी के प्रकार और विवरण है। बेरोजगारी के कौन सा प्रकार के इस विवरण के अंतर्गत आता है? संरचनात्मक बेरोजगारी की बात की है। संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, नौकरी की आवश्यकता और श्रमिक कौशल के बीच में जो आपका शामिल होता है, उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी के बीच में रखते हैं। चक्री बेरोजगारी किसे कहते हैं? आर्थिक मंदी या मंदी से उत्पन्न को हम क्या कहते हैं? चक्री बेरोजगारी कहते हैं। आंशिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अगले रोजगार की खोज के बीच होने वाली जो अस्थायी रोजगारी होती है, हम उसे आंशिक रोजगारी कहते हैं। कैसे? अब मान लो ए नाम का व्यक्ति रोजगार कर रहा है और बी रोजगार के लिए तलाश रहा है, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है उसे हम आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहेंगे? जो भाई सब आवश्यकता से ज्यादा किसी क्षेत्र में श्रमिक लगे हों, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ और भी बेरोजगारी होती है, आपको पता ही होगा, घर्षणकालीन बेरोजगारी होती है, अल्प रोजगार होती है ना, तो ये अलग अलग बेरोजगारी के स्तर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एलएफपीआर से क्या अर्थ होता है? तो भाई साहब की बात कर रहा है कि एलएफपीआर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रम बल भागीदारी दर को हम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम एलएफपीआर कहते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? विचार करना है। खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य, जो ओपन ऑपरेशन मार्केट्स होते हैं उनका तात्पर्य क्या होता है? खुले बाजार में सरकार के द्वारा किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री से संबंधित होता है। तो ऑप्शन कहेंगे पहला वाला सही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु प्रयुक्त मात्रक उपकरणों में से एक है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है कि आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी कंडीशंस यहाँ पर बनाए रखती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा बी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करने से पहले हमारा आपके लिए अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर हमारे मल्टीपल्स कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आपकी टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से आप दे सकते हो, जिसमें क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेन भी मिलता है, और एक्सप्लेन के साथ साथ की पॉइंट भी मिलते हैं जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हो। दूसरी चीज, हमारा एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से, हमारा एक यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया है मैंने, जो कि आपकी 90 क्लासेस रहने वाली हैं, और 90 से ज्यादा क्लासेस आपकी करंट अफेयर्स, यूपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यहाँ पर सारे सम्मिलित होगा। और ये 30 दिनों का केवल कोर्स है, एक तरीके से रैपिड कोर्स है, और 30 दिनों में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में इसलिए सारी चीज अपडेटेड मिल जाएगी, सारी चीजों से आप रूबरू हो जाएंगे, और करंट अफेयर से आप लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पर करा दी जाएगा। तो अभी जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन से मौद्रिक नीति के साधन है? तो इनमें से पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से साधन होते हैं। तो हम अगर बात करें मौद्रिक नीति के, रेपो दर करेक्ट है, बैंक रेट ये भी ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर ये भी शामिल होता है, बाजार स्थिरीकरण योजना, तो चारों ही हम कहेंगे आपकी मौद्रिक नीति के तहत आते हैं। किसे? मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है। जौ और मटर खरीफ फसलों के उदाहरण है क्या? तो भाई जौ और जो मटर है आपके रबी फसलों के उदाहरण है, ना कि खरीफ फसलों के उदाहरण है। उड़द और सोयाबीन रबी फसलों के उदाहरण है, तो यहाँ पर आपकी खरीफ आना चाहिए। आपकी उड़द और सोयाबीन की बात किया है तो खरीफ फसलों के उदाहरण है। तो रबी और खरीफ ये आपके सही थे, पहले गलत लिखा हुआ है, तो ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा वाला
सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है उसकी बात करेंगे। रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है, क्या है, रबर जो होता है वो भूमध्य रेखा की फसल है, भूमध्य रेखा पर इक्वेटोरियल पर किया जाता है, करेक्ट है। कारण है कि यहाँ पर नम एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल जाती है। तो हम कहेंगे दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है और सही दोनों की व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्वाश्री महिला सेवा संघ, सेवा शॉर्टकट में कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वाश्री महिला सेवा संघ, सेवा की स्थापना की बात करें किसके द्वारा की गई, इला भट्ट के द्वारा की गई, किसके, इला भट्ट के द्वारा स्वाश्री महिला सेवा संघ की स्थापना को किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में लॉन्च किया गया अंतर्दृष्टि पहल, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना। क्या करते हैं, दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करने को हम अंतर्दृष्टि के पहल के अंतर्गत जो है इसको रखते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य है। तो भारत के कौन सा राज्य जहां पर एससी के लिए उपवर्गीकरण मतलब कि सब कैटेगराइजेशन उन्होंने किया हुआ है और लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना राज्य। कौन सा, तेलंगाना राज्य को हम अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य यहां पर हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का आधिकारिक नाम क्या है। तो बिहार में आयोजन होना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, इसका शुभंकर का नाम क्या है, तो हम कहेंगे गज सिंह नाम है। अब नेक पे थोड़ा डाल लेना, गज सिंह कैसा दिखता है आपको, वो आपको याद बना रहेगा, है ना, बना रहेगा। 27 से अधिक खेल यहाँ पर खेले जाएंगे और एक डेमो भी खेल यहाँ पर खेला जाएगा। और अब बिहार में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन होगा, गज सिंह होगा, आपको ध्यान रखना है। कौन होगा, गज सिंह होगा, जिसमें हाथी एवं शेर का दोनों का मिश्रण रूप होता है, हाथी और शेर का दोनों का मिश्रण रूप होता है, जिसे हम गज सिंह कहते हैं। नेक्स्ट आता है पंचायत उन्नति सूचकांक, कौन सा है, पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पंचायत उन्नति सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहा है, एसडीजी से जुड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करने को हम पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, भारत में 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश पूछा जाए कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है, यूएसए सबसे बड़ा साझेदार देश के रूप में अभी जाना जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय कंपनी को भारतीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट फाइलिंग अनुदान वाणिज्यीकरण हेतु शीर्ष भारतीय एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है इसको आपकी किसके लिए, आपकी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के लिए पेटेंट फाइलिंग अनुदान वाणिज्यीकरण के लिए एमएसएमई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो हम कहेंगे पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को, इसको पश्चिम बंगाल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड को जो है आपको मान्यता दी गई है। देखो आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये चैनल महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपका एग्जाम तक ये बराबर आपके साथ होगा और बराबर आपके लिए टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स चीजें उपलब्ध करवाता रहेगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की समृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है हाल ही में समृद्धि और विकास के लिए किसे दिया गया है, तो कुमार मंगलम बिड़ला को भी हाल ही में सम्मानित जो है किया गया है। किस प्रसिद्ध विद्वान को उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसकी विद्वान, ऐसे कौन से विद्वान है, तो हम कहेंगे जो विद्वान का नाम है साधु भद्रदेश दास। क्या है, साधु भद्रदेश दास है और उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान जो भी हाल ही में इनको दिया गया है। और कौन देता है, तो सरस्वती सम्मान ये आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है और 1991 से लगातार दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व यकृत दिवस 2025 का विषय क्या है। तो वर्ल्ड लीवर डे की बात कर रहा है कि क्या विषय रहा है 2025 का, तो रहा है आहार ही औषधि है। क्या है, आहार ही औषधि है, फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है, वर्ल्ड लीवर डे के विषय रहा है, ध्यान रखना है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है भारत के कौन है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी है। कौन है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी भारत के 23वें आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुलिस विभाग के अन्वेषण, अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत स्कोच पुरस्कार 2024 को जीता है? तो अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन है ना, यहाँ पर अभियोजन, दोष सिद्धि पोर्टल ने पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। कैसे? तकनीकी सेवा इकाई जो विकसित की है, जिसमें अपराध, पॉक्सो उल्लंघन, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध थे उनको रियल टाइम की निगरानी सुविधा प्रदान की गई, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। एल मोसारस शब्द किससे संबंधित है? एल मोसारस शब्द की बात करें कैसे संबंधित है? तो क्रिटेशियस कल्प का लंबी गर्दन वाला विशालकाय सारोपोड होता है, उसे हम एल्मोसॉरस शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन निर्मित किया है? तो कौन से देश के द्वारा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 3D प्रिंटेड किसने बनाया है? तो हम कहेंगे जापान देश के द्वारा लकड़ी का बनाया गया 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे स्टेशन जो है, सॉरी उन्होंने सैटेलाइट बनाया था, सॉरी, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान के द्वारा बनाया गया है, 3D प्रिंटेड से बनाया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उद्घाटित रोहिन बैराज परियोजना किस जिले से स्थित है? रोहिन बैराज परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? हम कहेंगे महाराजगंज जिले से संबंधित है। अब ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, वहां की आपकी रोहिन बैराज परियोजना संबंधित है। और यह इस बैराज की लघु नहर निकाली गई है रामनगर, नकटोजी, वटजागर, सिसवा और बोलिया। तो यहाँ से 5 नहर जो है और निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य ने नीलगिरी तहर गणना 2025 की आयोजित किया है? तो नीलगिरी तहर की गणना की बात कर रहा है, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर क्यूपिन AI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर क्यूपिन AI के द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर का नाम पूछ रहे क्या है? तो हम बोलेंगे क्या नाम है? हम कहेंगे क्यूपिन AI इंडस नाम है। क्या है? क्यूपिन AI इंडस नाम है, ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की है? 2 देश हैं, अफ्रीका और भारत हैं, इन दोनों देशों के द्वारा समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की गई है। भारत एवं तंजानिया ने की है। किसने? भारत एवं तंजानिया ने किया है। तंजानिया अफ्रीका का देश है और भारत ने समुद्री सहभागिता 2025 की मेजबानी की गई थी। दुलारी कन्या योजना के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दुलारी कन्या योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? इस योजना मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरुआत की गई थी। करेक्ट है। इस योजना के तहत हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार बालिका के जन्म पर सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 जो है कर दिया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन रहेगा 1 और 2 दोनों सही है। दुलारी कन्या जो योजना है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इतना आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, इतना याद रखना होगा। 15 अगस्त 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन सफारी स्थापित करने के लिए किस जिले का निर्धारण किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है डॉल्फिन सफारी स्थापित कर रही है और ये जो सफारी है आपकी किस जिले में? तो वाराणसी जिले में जो स्थापित करने के लिए, यहाँ पर गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, इसीलिए वाराणसी को ही डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है। और इसका क्या रखा जाएगा? डॉल्फिन मित्र के रूप में इसको जाना जाएगा। ठीक है, जन जागरूकता बढ़ सके। किस देश ने अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा की मेजबानी की है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा की मेजबानी की है? उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई है। किसके? उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई है और यह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में की गई है। कहां पर? उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद में की गई है। और यहाँ पर कुछ और भी देशों ने भाग लिया था, आप सभी को पता होगा। 15 सहयोगी देश थे इसमें। अब 15 के 15 आप लोग थोड़ा देख लेना नेट से। निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता हुआ है 2025 का। किसने जीता है? तो हितेश गुलिया के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ भारत
मिशन शहरी के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमाणित 3 म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला निगम निगम कौन सा है? तो भारत का पहला निगम गाजियाबाद है, जिसके द्वारा ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया था। अब देखो 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने थे, तो अब ये 4 क्वेश्चन चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, इसके बाद फिर से हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा आप धैर्य के साथ क्वेश्चनों को भी देखो, क्योंकि एग्जाम में तो करंट अफेयर्स भी आती है, सब तो यानी करंट अफेयर्स नहीं आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेशम सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछा क्या है? रेशम उत्पादन के माध्यम से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना रेशम सखी योजना के तहत उद्देश्य है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करें अगर हम, सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? तो यह सम्मेलन एक वैश्विक मंच है जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण में तकनीकी कार्यक्रम संबंधी और नीतिगत ज्ञान को जो है साझा करने को बढ़ावा देता है, तो आपका करेक्ट है। दूसरा है इसका आयोजन बर्लिन में किया गया, तो इसका आयोजन बर्लिन में नहीं किया गया था, कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, दूसरा वाला गलत है। इसका विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, तो हम कहेंगे पहला और तीसरा इसमें सही है, तो सी वाला हो जाएगा, दूसरा वाला गलत था, तो आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन है, और इनमें से कौन सा सही नहीं है? कुछ ऑपरेशन सही नहीं है, जैसे ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की बात कब की गई? 1984 में की गई, करेक्ट लिखा है। ऑपरेशन विजय की बात कब की गई? 1999 की गई, ये भी सही है। ऑपरेशन बंदर की बात क्या है? ऑपरेशन बंदर 1971 संबंधित नहीं है, ऑपरेशन बंदर 2019 से संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। ऑपरेशन सिंदूर आपका 2025 में हुआ, ये तो आपका करेक्ट ही है। तो ऑपरेशन कौन से कब हुए तो बताना था, तो इसमें ऑपरेशन बंदर 2019 से संबंधित है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ये, तो ऑपरेशन बंदर। निम्नलिखित में से यहाँ पर बात कर रहे हैं हथियार हैं और मूल देश है, कौन सा हथियार किस देश से संबंधित है और यहाँ पर कौन सा सही है? शोंगर की बात किया तो तुर्की देश का है, हारोप की बात किया तो इजराइल का है, S400 ट्राइब्स की बात किया तो रूस का है, और हैमर की बात किया है, हैमर की अगर हम बात करें तो आपका ये फ्रांस का है। ऑप्शन हमारा पहला वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके हथियार है और कौन से देश से संबंधित है इसकी यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रहा है, कौन सा सही है? ब्रह्मोस जो है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है नहीं, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है, तो ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा है इसका निर्माण जो है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। फॉरगेट एंड फॉरगेट मतलब क्या होता है? दागो और भूल जाओ, एक बार इसको छोड़ दिया फिर दोबारा इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर अपने टारगेट पर ही जाती है ये। नेक्स्ट है मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत के द्वारा किस देश के साथ किए गए हैं? तो भारत ने भी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संबंध में कौन सा कथन सही है? कार्बन सीमा समायोजन के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? तो कार्बन रिसाव को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बन जो रिसाव होता है उसको रोका जा सके और आयात जो वस्तुएं होती हैं उनके कार्बन फुटप्रिंट पर टैक्स लगाने को हम कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के तहत जो है रखते हैं। तो वैश्विक जलवायु वार्ताओं पर यह संबंधित एक तरीके से। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना। आपको एक हाइप वाला ऑप्शन आता है, हाइप भी आप लोग को दे दिया कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कमला चावल किस्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसका अगर वैज्ञानिक नाम किया जाए तो IET 32072 है, कमला चावल की किस्म है और इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें कमला एक जीनोम संपादित चावल की किस्म है जिसे क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है, करेक्ट है। दूसरा है इसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। यह सूखा और लवण सहिष्णु और बहुत ही बेहतर उपज देती है, तो अब ये ठीक है। तो इसमें सूखे को भी उपाया जा सकता है और सूखे में बेहतर उपज भी प्रदान कर सकती है। भारतीय चावल अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है जिसे क्रिस्पर केस प्रौद्योगिकी पर उपयोग को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 ऑप्शन, तीनों के तीन ऑप्शन सही हैं। पोलियो XIV के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पोलियो की बात की जाए XIV के संबंध में सॉरी
वह पॉप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं। कैसे हैं? पहले अमेरिकी हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 267वें नंबर के पॉप हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है आपके। नेक्स्ट आता है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। क्या है? एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा कैसे देना होगा? गलत है ना, गलत है। दूसरा है इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और 2000 और 1970 में से लागू किया गया। तो 1968 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, 1970 को इसे लागू कर दिया गया, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है यह केवल उन्हीं देशों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता देता है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण जो है कर लिया था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो जो संधि में बातें की गई हैं तो आपकी दोनों बातें सही हैं, दूसरा और तीसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट फेवरेट नेशन, क्या है? मोस्ट फेवरेट नेशन शब्द जो है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है? तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो शब्द है आपका विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा है। किससे? WTO से जुड़ा हुआ है। किस निकाय ने हाल ही में दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल गठन का निर्देश दिया हुआ है? तो पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पराली सुरक्षा बल का निर्देश दिया है दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। यह जो है किसने निर्देश दिया है? तो ऑप्शन रहेगा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। किसके? वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है गठन के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने मई 2025 में पदभार संभाला है, वह कौन कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति गवई के बारे में कह रहा है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश इन्होंने पदभार को संभाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखिका बानू मुश्ताक हैं, उनको उनके कार्य के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो किस कार्य के लिए दिया गया है? तो लेखिका जो बानू मुश्ताक हैं इन्होंने हार्ट लैम्प के दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्या दिख से लिए हार्ट लैम्प की लिखा है, और ये कन्नड़ लेखिका है। क्या है? कौन? कन्नड़ ये लेखिका है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक महामारी संधि के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? वैश्विक महामारी संधि के बारे में विचार करना है विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्यों के द्वारा अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। करेक्ट है। यह महामारी के दौरान दवाओं, टीकों, निदान तक समान पहुंच को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय संधि एक तरीके से और वैश्विक महामारी संधि के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16वीं शेर गणना के अनुसार, कौन सी है? 16वीं शेर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी है? तो गुजरात में बात की जाए एशियाई शेरों की संख्या 16वीं शेर गणना के अनुसार कितनी है? तो हम बोलेंगे 891। कितना? 891 आपके शेर हैं। वहां पर है, गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? विचार करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कृषि निर्यातों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। क्या ही सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। विगत वर्ष की तुलना में भारतीय कृषि निर्यातों में जो निर्यात किए जाते हैं, दूसरे देश पहुंचाए जाते हैं, उसमें वृद्धि की गई है। चावल शीर्ष कृषि निर्यात वस्तु है, चावल सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली वस्तु बनी है। ऑप्शन कहेंगे सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 21 मार्च। 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के रूप में इसको घोषित जो है किया हुआ है। निम्नलिखित में से योजनाओं को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो नीचे दिए गए कोट का उत्तर दीजिए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। पहली रहेगी राष्ट्रीय बांस मिशन। राष्ट्रीय बांस मिशन की बात की जाए तो 2006-07 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। फिर आपकी रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2015 से की गई थी। फिर रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। और अंतिम में आपकी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ऑप्शन हमारा ए वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए योजना का नाम है और प्रमोशन की तिथि है, कौन सा योजना कब शुरुआत की गई थी? जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें 2015 में शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात की जाए 2007 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की जाए, इसकी शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात की जाए, इसकी शुरुआत 2019 में की गई। तो हम बोलेंगे सारी योजनाएं जिस तिथि को लागू की गई सारी योजनाएं सही हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट रहेगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का ऑप्शन चौथा
सही है। देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन और आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन सम्मिलित रूप होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखा करो। निम्नलिखित में से कौन सा घटक उड़ान योजना का हिस्सा है? उड़ान योजना का इसमें कौन कौन से शब्दों को या कौन कौन से ऑप्शन को शामिल किया गया है? व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण, करेक्ट है। हवाई किराया सीमा, ये भी सही है। राज्य सरकारों से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं, ये भी सही है। सभी हवाई अड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन का शून्य उत्पादन, नहीं, ये इसमें शामिल नहीं है। जबकि इसमें हवाई व्यवहार, वित्त पोषण, हवाई किराया सीमा, राज्य सरकारों से सब्सिडी वाली आवश्यक सेवाएं शामिल है उड़ान योजना के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा ए वाला सही रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। और उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का उद्देश्य था। क्या था? उड़े देश का आम नागरिक उद्देश्य था। एकीकृत पेंशन योजना कौन सी है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? एकीकृत पेंशन योजना के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है? यह उन कर्मचारियों को औसत मूल्य वेतन का 50% वेतन की गारंटी देता है जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा दी हो। यह उन कर्मचारियों का जो उनका मूल्य वेतन होगा उसका 50% वेतन गारंटी के रूप में उनको पेंशन मिलेगी जिन्होंने कम से कम सरकारी 25 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी है। करेक्ट लिखा है। इसमें 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रति 10,000 रुपए की एक न्यूनतम निश्चित पेंशन का प्रावधान जो है किया गया है। बिल्कुल ठीक है। 10 साल सेवा दे दी है तो 10,000 रुपए तो आपको हर माह मिलेंगे पेंशन के रूप में, ये भी करेक्ट है। सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस अनिवार्य बनाया गया नहीं, अनिवार्य इसमें नहीं है, ये आपकी स्वैच्छिक विकल्प है। अभी स्वैच्छिक विकल्प है तो पहला और दूसरा सही है। राज्य सरकारों के लिए ये ऐच्छिक विकल्प है, अनिवार्य जो है नहीं बनाया गया है। स्वतंत्रता रखी गई है, उनको अगर अपनाना है तो अपना सकते हैं, नहीं अपनाना है तो नहीं अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री यश योजना की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? श्री यश योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? उच्च शिक्षा के लिए जो मेधावी अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अति पिछड़ा वर्ग छात्रों की कोचिंग, फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करना श्री यश योजना का उद्देश्य जो है रखा गया है। अब इसमें एससी के, इसमें ओबीसी के और इसमें ईबीसी के, इन तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है, जल जीवन मिशन की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य इसमें कौन कौन सा शामिल किया गया है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध करवाना, करेक्ट है। दूसरा है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों से सार्वजनिक संस्थाओं में नल कनेक्शन को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भी सही है। जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थायित्व सुनिश्चित करना और जल क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त बनाना। तो चारों ऑप्शन हमारे जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को पूर्ण कर रहे हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पीएम ई ड्राइव योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य जो है 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रव्यय के साथ भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, करेक्ट है। दूसरा है, यह योजना हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के लिए योजना का बनाने का कार्य कर रही है, ये भी सही है। यह योजना राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है, तो राज्य सरकार को कोई सब्सिडी नहीं देती है, तो तीनों ही सही है। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की बायो E3 नीति का मुख्य विषय है? तो बायो E3 नीति जो है इसमें कौन कौन से घटक जो है शामिल किए गए हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर शामिल करने की, जैव आधारित रसायन एंजाइम शामिल किया गया है, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ स्मार्ट प्रोटीन शामिल किया गया है, जलवायु समस्थनीशील कृषि ये भी शामिल किया गया है, कार्बन का संलयन उपभोग ये भी शामिल किया गया है, भविष्योन्मुखी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी शामिल किया गया है। तो पांचों इसमें शामिल है बायो E3 नीति के मुख्य विषय में। ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1 2 3 4 5 इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। मुद्रा योजना 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर प्रदान करती है, करेक्ट लिखा है। आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें आपका आयुष्मान योजना के तहत रखा गया, ये भी सही क्या है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या है? तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नोडल मंत्रालय विद्युत मंत्रालय नहीं, इसका जो मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय करता है। कौन करता है? नवीन एवं नवीनकरणीय योजना मंत्रालय के तहत जो है आता है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है, ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो है आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला गलत है। विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू हुई थी, ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका गलत था, बाकी ऑप्शन सही थे। पीएम जनमन योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पीएम जनमन योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? यह योजना जो है दूरस्थ एवं वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को लक्षित जो है करती है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, यह योजना आवास,
स्वास्थ्य, जल, शिक्षा, सड़क, विद्युतीकरण सहित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। इसका क्रियान्वयन समन्वय जो है बिना एकल मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसका भाई सब गलत है, यह बहुक्षेत्रीय पहल है। कैसी है यह जो पहल है? बहुक्षेत्रीय पहल है। तो ये तो ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, बहुक्षेत्रीय पहल है और इसमें 9 मंत्रालय के द्वारा इसको किया जाता है। तो विभिन्न मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय जो इसमें कार्य करते हैं। तो ये वाला गलत है, केवल पहला और दूसरा ही ऑप्शन इसमें आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों के घटक है? पूंजी प्राप्तियों के इनमें से कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं? सरकार के द्वारा जुटाया गया बाजार ऋण शामिल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में विनिवेश आय, ये भी शामिल किया जाता है। सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली, ये भी शामिल किया जाता है। जीएसटी और आयकर इसमें जो है पूंजी प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो 1, 2, 4 शामिल किए जाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद डिफेल्टर, जीडीपी डिफेल्टर शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है? तो जीडीपी डिफेल्टर के अर्थ की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? तो नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना कर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीति स्तर का आकलन करने वाला जो मूल सूचकांक होता है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफरेंटर के रूप में नियुक्त करते हैं, जिसमें जीडीपी मूल सूचकांक बराबर मतलब क्या होता है? नाम मात्र जीडीपी या वास्तविक जीडीपी इंटू 100। इसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब कोई कोई चीजें क्या होती है, आपने जब नोट्स पढ़े हो ना तभी आपको चीजें याद आ पाती हैं। अब बिल्कुल नोट्स नहीं पढ़े हैं तो फिर मतलब ये मामला गंभीर हो जाता है। देखो, गरीबी के प्रकारों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? गरीबी के प्रकारों के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है? परिस्थितिजन्य गरीबी प्रायः प्राकृतिक आपदाओं जैसे आकस्मिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पीढ़ीगत गरीबी, उन परिवारों का अनुभव करती की जाती है जो कम से कम 2 पीढ़ियों से गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य भोजन और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी से संबंधित है। तो भाई साहब ये तो गलत है, जो आपकी सापेक्ष गरीबी होती है वो यहाँ पर आपकी गलत है। सापेक्ष गरीबी उस स्थिति कहते हैं जो व्यक्ति की आय समाज की औसत आय की तुलना में बहुत कम हो। व्यक्ति की जो आय होती है, समाज की जो आय है उससे बहुत कम है, उसको हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत लिखा था, पहला और दूसरा ही सही है। हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में मनी मल्टीप्लायर से क्या तात्पर्य होता है? तो हम कहेंगे प्रत्येक 1 रुपए की आधार मुद्रा से बैंकों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली व्यापक मुद्रा राशि को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम व्यापक मुद्रा का अर्थ क्या होता है? M3 होता है ना, आरक्षित मुद्रा का M0 होता है। लेकिन हम मनी मल्टीप्लायर का एक नॉर्मल अपनी भाषा में समझ रहे हैं। जैसे मान लो बैंक के पास अगर 10,000 रुपए हैं और बैंक 10,000 रुपए से एक है, तो बैंक 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए तक का ऋण दे दे, उसे मनी मल्टीप्लायर के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने उस पर नोट कर सकते हो या रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट आता है भारत की व्यापार नीति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत की व्यापार नीति के बारे में, तो यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो भारत का जो चालू खाता है, जो करंट खाता है, उसको बढ़ने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही बात है। जो भारत का CAD होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, भारत का बढ़ सकता है ना, अगर कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। स्वर्ण की अधिक आयात से भारत में व्यापार संतुलन सुधार होता है। भाई संतुलन सुधार कैसे हो जाएगा? ये भी गलत है, नहीं होगा ये। रुपए की अवमूल्यन से भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकती है। अगर रुपए का अवमूल्यन हो जाता है तो सीधी सी बात है, जो भारतीय निर्यात है उस पर क्या वजह? कंपटीशन बढ़ सकता है ना, ग्लोबली कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मुद्रास्फीति माप के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? तो भारत में मुद्रास्फीति माप के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? RBI जो होता है मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग करता है। किसका? CPI का जो है उपयोग करता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल नहीं की जाती हैं, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। WPI थोक मूल्य सूचकांक में केवल और केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है थोक मूल्य में, और लेकिन अगर CPI में पूछा जाए तो दोनों वस्तुओं को शामिल किया जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। मुख्य मुद्रास्फीति में खाद्यान्न ईंधन दोनों की कीमतें शामिल की जाती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी मेन मुद्रास्फीति उसमें खाद्यान्न और ईंधन दोनों को शामिल किया जाएगा। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केलकर समिति का गठन जो है सुधार करने के लिए किया गया था। किस चीज के सुधार करने के लिए किया गया था? तो केलकर जो समिति का गठन है आपकी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, सिर्फ PPP क्या है? PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए केलकर समिति का जो गठन है किया गया था। तो केलकर समिति गठन की बात पूछी जाए कब किया गया था, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, 2015-16 में किया गया था। कब? 2015-16 में केंद्रीय बजट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समष्टि अर्थव्यवस्था में विसंकुलन प्रभाव क्राउड आउट इफेक्ट का अर्थ क्या होता है। तो समष्टि अर्थव्यवस्था में विसंकुलन प्रभाव की बात कर रहा है, क्राउड आउट इफेक्ट क्या होता है। तो हम बोलेंगे सरकारी व्यय के कारण निजी क्षेत्र में निवेश की कमी को हम विसंकुलन प्रभाव के तौर पे रखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण बल दिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण मतलब कि बहुत ज्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर जो है बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें टाइम पीरियड कब था, 1956 से 61 रहा है। पीसी महान से संबंधित, पीसी महान लनोविस से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भवनों का निर्माण किस आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण है। भवनों का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण होता है। किसका। द्वितीयक क्षेत्र का भवनों का निर्माण जो है उदाहरण होता है। करेंसी स्वैप के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। करेंसी स्वैप के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। करेंसी स्वैप अल्पकालिक सट्टा सौदे है जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार में लाभ कमाना है। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन करेंसी स्वैप निश्चित शर्तों के अधीन मुद्राओं के विनिमय के लिए केंद्रीय बैंकों और पक्षों के बीच दीर्घकालिक समझौता होता है, करेक्ट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विनिमय दर जोखिम को कम करने, द्विपक्षीय व्यापार का समर्थन करने के लिए किया गया, ये भी करेक्ट है। करेंसी स्वैप में एक मुद्रा में मूलधन और ब्याज भुगतान को दूसरी मुद्रा में विनिमय करना शामिल है, ये भी ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। किसी देश का भुगतान संतुलन, जो बीओपी की बात कर रहा है, किसकी बीओपी की बात कर रहा है, किसी देश का भुगतान संतुलन का निम्नलिखित व्यवस्थित रिकॉर्ड है। तो किसी देश का अगर हम बात करें भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड किसमें शामिल है, किसी निश्चित अवधि सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात के लेन देन को हम भुगतान संतुलन के रूप में रखते हैं, जिसमें चालू पूंजी खाता और आपका वित्तीय खाता दोनों ही शामिल इसमें किए जाते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में, परिवर्तनीय जो बॉन्ड होते हैं आमतौर पर कम ब्याज दर पर प्रदान करते हैं क्योंकि वे बॉन्ड को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करते हैं, करेक्ट है। इक्विटी में रूपांतरण की क्षमता बॉन्ड धारक को मुद्रास्फीति और बढ़ती उपभोक्ता कीमतों से लाभों से लाभान्वित अनुमति देता है, यह ऑप्शन गलत है। केवल पहला ही ऑप्शन आपका उसमें बॉन्ड के बारे में सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत जीमा बीमा कवर कितना है। बात किया जा रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा जो जीमा बीमा कवर है वो कितना है। ऑप्शन आएगा 5 लाख का बीमा कवर जो है जमा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रांति और उत्पादन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो आपका हम बोलेंगे किससे है, पेट्रोलियम से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन समेत है। नीली क्रांति की बात की जाए तो नीली क्रांति जैसी ऑप्शन आ जाए तो मत्स्य उत्पादन समेत है। ब्राउन क्रांति की बात की जाए तो ब्राउन क्रांति आपकी गैर उत्पादन ऊर्जा संबंधित है और गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर परियोजनाएं और महानदी पर है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। जैसे हम बात करें हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, महानदी पर है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चाय, कॉफी और रबर किस प्राकृतिक कृषि के उदाहरण है। चाय, कॉफी और रबर की बात कर रहा है, किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है। हम बोलेंगे बागानी कृषि के उदाहरण, किसकी, बागानी कृषि के चाय, कॉफी, रबर जो है उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो नाम पोर्टल है सभी एपीएमसी संबंधित जानकारी एवं सेवाओं की एकल खिड़की सेवा जो है प्रदान करता है, करेक्ट है। राज्य सरकार प्रत्येक एपीएमसी बाजार में व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो एकल खिड़की के रूप में जब ये संदर्भित कर रहा है तो अलग लाइसेंस कैसे आवश्यकता हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की प्रकलन में उत्पादन लागत के प्रकारों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो एमएसपी के बारे में कह रहा है कि विचार करो, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। A2 लागत में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों में होने वाला जो खर्च है वो शामिल किया जाता है, करेक्ट है। A2 प्लस FL लागत में A2 लागत के साथ साथ अवेतनिक पारिवारिक श्रम का भी आरोपित मूल्य भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन आएगा सी वाला, इसमें दोनों ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको यहाँ पर हमें बात करना है। औद्योगिक क्रांति और मुख्य विशेषता कौन सा यहाँ पर गलत है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 की बात करें, भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था, करेक्ट है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, ये भी करेक्ट है। औद्योगिक नीति 1969 की बात करें, कोर इंडस्ट्री शब्द प्रचलन में था, नहीं, कोर इंडस्ट्री शब्द जो है आपका 1973 में प्रचलन में था, ना कि आपका 1969 में। तो तीसरा वाला गलत है। औद्योगिक नीति 1977 की बात की जाए, ग्रामोद्योग पर ध्यान
ग्रामीण जो उद्योग थे उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला गलत था। कोर इंडस्ट्री शब्द जो है 1973 से संबंधित है, ना कि आपकी 1969 से। नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन रहेगा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973। यहाँ पर फेमा है और यहाँ पर फेरा है, तो फेरा को प्रतिस्थापित किया गया 1973 से, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत छोटा सा है, आपको इनको याद रखना है। इस्पात संयंत्र है और कच्चा माल स्रोत है, कौन सा यहाँ पर सही है? बात करेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र सुंदरगढ़ और क्योंझर से लोहे प्राप्त होता है, करेक्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र में दल्ली राजहरा से लोहे, कोरबा और करगली से कोयला प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नोवा मुंडी से लोहे प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। बोकारो इस्पात संयंत्र से राउरकेला क्षेत्र लोहे प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन और कारण आती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अभिकथन कारण सही है? बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ने का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में दीर्घ होता है, तो हम कहेंगे भी करेक्ट है और व्याख्या भी सही है, तो ए आर दोनों सही है। आपका रहेगा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित युग में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन है। मुद्रा के प्रकार और विशेषता है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यधिक स्थिर एवं व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाले को हार्ड करेंसी कहते हैं, करेक्ट है। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? इसकी उच्च तरलता के कारण अंतरराष्ट्रीय भंडारण में से प्राथमिकता दी गई है, तो आपका ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि यह पहली बात तो स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है। सॉफ्ट करेंसी कैसी होती है? अस्थिर होती है, और इसे विकासशील एवं जो आपकी अस्थिर सरकारें होती है इन पर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखती है, इसलिए जो विदेशी मुद्रा डीलर होते हैं इसको क्या करते हैं? नापसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, और यहाँ पर की गई है प्रायोरिटी दी गई है, तो प्रायोरिटी तो दी नहीं गई है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। हॉट करेंसी किसे कहते हैं? बाजार में आसानी से प्रवेश और निकास मिल जाए उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं, करेक्ट है। और हीटेड करेंसी किसे कहते हैं? घरेलू मुद्रा जो मूल्यह्रास के दबाव में होती है उसे हम हीटेड करेंसी के रूप में जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सॉफ्ट करेंसी वाला आपका ऑप्शन जो है गलत था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? चालू खाता घाटा में व्यापार घाटा एवं पूंजीगत शुद्ध आय और हस्तांतरण भुगतान शामिल किए जाते हैं, करेक्ट है। व्यापार और स्थानांतरण में धन के अंतर्वाय और बहिर्वाय के बीच में अंतर को मापा जाता है, तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन सी रहेगी, एक आठ दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है? एसडीआर को स्वतंत्र रूप से प्रयोग योग्य मुद्राओं में बदला जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। एसडीआर का जो मूल्य और ब्याज है जो दोनों नैतिक आधार पर निर्धारित होते हैं, तो भाई साहब ये गलत है, दोनों नैतिक आधार पर नहीं होते, साप्ताहिक रूप से आधारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर दैनिक लिखा है, दैनिक की जगह अगर साप्ताहिक होता तब तो ठीक होता। साप्ताहिक आधार पर जो ब्याज और मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, ना कि दैनिक आधार पर, और स्वतंत्र रूप से इसके मुद्राओं को बदला जा सकता है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जारी की जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आईएमएफ जारी करता है, तो ऑप्शन गलत हो गया पहला वाला। दूसरा है, भारत 27 दिसंबर 1995 को आईएमएफ में इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। केवल दूसरा वाला ही सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, WTO सब्सिडी और विशेषताएं हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिलाना है उसको हम बात कर लेंगे, है ना। चलिए अगर हम बात करें एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स किस संबंधित है? एम्बर बॉक्स में एमएसपी क्या है? एमएसपी उर्वरक ऋण जैसी व्यापार और विकृत करने वाली सब्सिडी शामिल की जाती है, तो पहले से मिलाएंगे। ग्रीन बॉक्स किसे कहेंगे? अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा के लिए गैर विकृत समर्थन के लिए जोड़ देंगे। ब्लू बॉक्स किसे कहेंगे? जो ब्लू बॉक्स हम कहेंगे, ब्लू बॉक्स की बात की जाए, उत्पादन सीमित करने वाली शर्तों वाली सब्सिडी को शामिल किए जाएंगे। और सामाजिक और विकास बॉक्स की बात की जाए, गरीबी उन्मूलन बिगाड़ विकास से समर्थन को प्रदान करेंगे। तो WTO की सब्सिडी है और उनकी कुछ विशेषताएं, इनको आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको शायद याद अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है?
तो समष्टि अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मूल विश्लेषण पर केंद्रित होती है। भाई साहब समष्टि अर्थव्यवस्था जो मूल क्या विशेष समष्टि जो अर्थव्यवस्था है विशेष रूप से मूल विश्लेषण पर केंद्रित होती है। क्या ये सही है? भाई गलत है। बात कर रहा है कि समष्टि जो अर्थव्यवस्था होती है समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। पहले तो ये समझो समग्र अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। दूसरी बात इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। व्यष्टि अर्थव्यवस्था विशेष रूप से आय विश्लेषण पर केंद्रित होती है। तो अभी बताया व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था होती है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे कि मूल निर्धारण से संबंधित होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये आपकी समष्टि संबंधित है और ये आपकी व्यष्टि संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दोनों ही थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन रहेगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन आता है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस विकास के 4 प्रमुख इंजनों के रूप में पहचाना गया है? तो किसी विकास के 4 इंजनों के रूप में पहचाना गया है कृषि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, निवेश और निर्यात को। यहाँ पर एमएसएमई एवं निवेश निर्यात को हम कहेंगे किसमें? आपके विकास के 4 इंजनों के रूप में बात जो है की गई है। सबका विकास थीम के साथ विकास किया गया। किसके साथ? सबका विकास। सबका विकास के साथ जो है थीम थी और इसी विकास के साथ जो है कार्य किया जा रहा है। तो एमएसएमई और निवेश निर्यात इसमें शामिल है। तो हमने इस टेस्ट सीरीज में अपने 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए जो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स इसमें 150 क्वेश्चन थे जिसमें इन्वॉल्वमेंट के 50 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 60 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन कवर किया गया था। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट नाम से, इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। इस ऐप पर आप लोग 2 कोर्स बहुत इंपोर्टेंट चल रहे हैं। एक तो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, दूसरा आपका यहाँ पर हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। ये कोर्स आपको रैपिड फायर तरीके से काम करेगा और आपके सारी चीजें अपडेटेड इस लेक्चर्स में आपकी हो जाएंगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।